चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो किसी तार में अगर करंट है और उसका मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि कल आप लोग थे नहीं क्लास में। तो बेटा मेरे पास एक वायर है, इसमें मान लो कि करंट पास कर रही है आई। तो मैंने कहा था कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लंबाई मान लो कि डेल्टा एल है। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो थीटा एंगल पर है इस एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसे लिखते हैं बी से। ये होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बात हमने कल आपको बताई थी। तो मैंने कहा था सुराजू जी कि आपको इसमें बस ध्यान ये रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा पेपर में आपसे। रेलवे ग्रुप डी में बहुत मुश्किल है कि फॉर्मूला पूछे, लेकिन वो पूछेगा क्या, इनडायरेक्ट पूछेगा ही फॉर्मूला, पर इनडायरेक्ट वे में कह देगा कि अगर किसी तार में करंट बढ़ा दी जाए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ जाएगी। अगर किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जो कि एलिमेंट से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, जो दूर ज्यादा होगा, दूरी बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। और आसपास मीडियम कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट की लंबाई कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये बातें मैंने कल की क्लास में बताई थी कि अगर एक तार ये है, एक पॉइंट नजदीक है, बहुत दूर है, तो जितना दूर पॉइंट होगा उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। दूसरा क्या बताया था कि एक पॉइंट जो है 30 डिग्री के एंगल पर, एक 90 डिग्री के एंगल पे है, तो 90 डिग्री पे जो होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जो इस तार के एक्सिस पर ही पॉइंट होंगे, जो इसके एक्सिस पर ही पॉइंट होंगे, जो ठीक इसके एक्सिस के ऊपर ही बिलोंग करेंगे, तो उन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। ऐसे हमने कल की क्लास में कुछ बातें की थी। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अगर एक तार मेरे पास सर्कुलर फॉर्म में हो, एक लूप हो, तो मैंने कहा था अगर लूप है और इसकी रेडियस आर है और सेंटर है ओ, तो लूप अगर इसमें करंट हो तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला था म्यू नोट बाई 2 आई बाई आर। अगर यहाँ पे अगर एक ही टर्न ना हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो फेरे हैं जो लपेट रहे हैं आप, अगर ये एन हो तो कितना बन जाएगा, म्यू नोट बाई 2 आई एन बाई आर। तो यहां से केवल हमें क्या पता चल रहा था कि करंट ज्यादा होगा लूप में, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा, और रेडियस अगर कम होगी तो ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगी तो कम होगा, उल्टा था। तो सबको क्लियर था कल की बात ये। तो सर्कल वाला केस मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में एक लूप है, जैसे मेरे पास में कड़ा है, तो इस कड़े में अगर करंट पास कर रही हो तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला था म्यू नोट बाई 2 आई बाई आर। लेकिन अगर ये एक ही टर्न ना होकर तार को 3-4 बार लपेट दो आप, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो एन की मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा, अगर फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा, लेकिन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, रेडियस कम होगी तो ज्यादा होगा। और मैंने कहा था कि लूप में अगर करंट है तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मैंने कहा था कि जैसे जैसे लूप चल रहा है वैसे वैसे अपनी उंगलियां घुमाओ तो आपका अंगूठा अंदर की तरफ घुस रहा है, यानी इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो अगर मैं करंट ऐसे कर दूं तो करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ तो अब अंगूठा बाहर की तरफ को आ रहा है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये मैंने सिंबल बताया था, बाहर की ओर वाला होता आउटवर्ड और ये क्रॉस वाला होता कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। और वैसे भी आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन बदलने से केवल मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है, उसकी इंटेंसिटी पर, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो यहां तक का आई होप कि सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर में बार बार बोल बोल के इतनी बार रिपीट कर दूंगा मैं। एक बच्चा कह रहा है सर आर स्क्वायर वहां पर है, यहाँ आर क्यों। देखो अगर आप इसे सोल्व करोगे ना, जो बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर आर क्यों है, आर स्क्वायर क्यों नहीं है, इसे अगर आप सोल्व करोगे तो बेटा ये आर ही बनेगा। देखो मैं इसे बता देता हूं। जैसे हमारे पास में ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट पास कर रही है आई, ठीक। अब मुझे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पूरे लूप की बजाय मैं अगर एक छोटा सा पार्ट ले लूं, इतना सा पार्ट, इतने से पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा मैं लिख रहा हूं डेल्टा B1। तो कितना होगा वो भाई, एक छोटे से पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो होता है बायो-सैवर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल। ये मान लो कि लंबाई इसकी है डेल्टा L1, और यहां से अगर एंगल निकालेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसे हटा दे। अब मैंने इस डेल्टा L1 की जगह अगर मैं ये दूसरा वाला ले लो, इसकी लंबाई मान लो कि डेल्टा L2, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इन सब की वजह से छोटे छोटे जो पार्ट आप जोड़ोगे, इन सब की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो क्या आएगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ऐसे जितने पार्ट बनेंगे डेल्टा L3। अब एक बात खुद सोचना, यहाँ पे ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये आई अपॉन आर स्क्वायर है, ये डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 सारे जोड़ दूंगा तो परिधि बन जाएगी 2 पाई आर, ये आ जाएगा 2 पाई आर, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया, एक रेडियस कट जाएगी, तो बन जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। तो वही बताया था मैंने आपको कि म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर बनेगा। तो आपको बेटा डेरिवेशन नहीं करनी है, तो इसलिए हमने जान पूछ के नहीं बताया आपको। अगर ये 10th क्लास का होता तो मैं आपको पूरा डेरिवेशन कराता। आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है, इतना केवल ध्यान रखना है आपको कि अगर सर्कुलर लूप है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसके फॉर्मूले में ना तो पाई आएगा, म्यू नॉट बाई 2 आएगा, और यहां पर आएगा आई बाई आर।
ये एन तो क्या है, अगर एक फेरे की जगह 10 फेरे हो तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जान पूछ के आपको सीधा फॉर्मूला बताया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो निकल के आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या डेरिवेशन थोड़े ना सोल्व करने बैठे हो तुम, कि पेपर में 4 नंबर का डेरिवेशन सोल्व करने के लिए आएगा। जो टीचर बताए सो भरोसा करो। ठीक है, ठीक, चलो अब हमारे पास में यहां पे लिखेंगे हम, अब आज की क्लास हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, कल की क्लास का रिवीजन कराया मैंने क्योंकि कल कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा था इसलिए। तो यहां पे लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे। आज के बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है, जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। अगर आप सभी को बिल्कुल पहली क्लास याद हो मैग्नेट की, तो पहली क्लास जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास बताई थी, उस क्लास में मैंने क्या बताया था कि चुंबक एक काला पदार्थ है, चुंबक एक काला पदार्थ है जो कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल को अपनी तरफ को फोर्स लगा सकता है, जो कि दूसरी चुंबक पर बल लगा सकता है, और जो कि मूविंग चार्ज पर, गतिमान आवेशों पर भी बल लगाता है। तो हम क्लास में बात करेंगे कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि चुंबक के आसपास जैसा माहौल होता है, अगर वैसा माहौल है, आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, वो मैग्नेट की वजह से भी हो सकता है, या किसी तार में करंट होती है तो भी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम क्लास में समझेंगे कि अगर मेरे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल भागेगा तो उस पर कैसे कैसे फोर्स लगेगा। ठीक है, डेल्टा एल का मतलब छोटा सा पार्ट, ये छोटे सा पार्ट जो लेते हैं ना हम डेल्टा एल कहते हैं, छोटे से पार्ट के लिए डेल्टा लगाया हमने, छोटा सा पार्ट, उसकी लंबाई, छोटी सी लंबाई, तो डेल्टा लगा दिया हमने। ठीक है, अच्छा आ जाओ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो बेटा हमारे जो सिलेबस है ना, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं बिल्कुल सीधी लाइनें खींच दूं और बराबर डिस्टेंस पे खींच दूं, ये बराबर, ये बिल्कुल बराबर गैप होना चाहिए। हालांकि कंपटीशन में कोई आप कॉपी में बनाओगे तो नहीं, पर फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो अगर ये बेटा जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप चाहो तो उसमें यूनिफॉर्म शब्द और जोड़ सकते हो कि हमें जो पढ़ना है वो यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए पढ़ना है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर लिख सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। अब उसे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, बड़े प्यारा क्वेश्चन आता है इससे, तो उसे बड़े ध्यान समझना। मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं पहले इसका, फिर उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझना, और फिर वहां से और बड़े टेक्निकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, अब देखना, ये मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास में, मैंने कहा आपसे, देखो ये मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें बेटा एक चार्ज पार्टिकल है, अलग कलर से ले लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है ये Q, और ये V वेलोसिटी से, V वेग से अगर एक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बना के घूमे, भाग रहा हो, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण, एक चार्ज पार्टिकल, तो आवेशित कण V वेग से थीटा कोण पर भागे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो फॉर्मूला रट्टा मार लेना, F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, याद करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है क्यू क्यू क्यू, वो V वेग से भागेगा, V वेलोसिटी से मूव करेगा, तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखना, अब हमारे पास में मैंने कहा कि F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो जो फोर्स जो है वो एक मिनट आपको साफ साफ दिख रहा है, प्रोपोर्शनल है चार्ज के, यानी कि जो पार्टिकल भाग रहा है उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसी चुंबकीय क्षेत्र में, इसी में ही दो पार्टिकल भागे सेम वेलोसिटी से, एक पार्टिकल ये भाग रहा है, ये दूसरा पार्टिकल भाग रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में दो पार्टिकल है, देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। मेरे पास में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है, ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, समान चुंबकीय क्षेत्र में है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, और सेम वेलोसिटी से, सेम वेग से भाग रहे हैं, सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं, और सेम एंगल पे भाग रहे हैं, सेम एंगल पे। यानी कि ये भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर एक प्रोटॉन हो, एक अल्फा पार्टिकल हो, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में हो, समान चुंबकीय क्षेत्र में हो, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, सेम एंगल पर, तो बताओ कि ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लगेगा, ज्यादा बल का अनुभव कौन करेगा, अल्फा पार्टिकल
या प्रोटॉन, ये आपको बताना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सेंट्रिकल, और ये वी वेलोसिटी से, वी वेग से अगर एक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बना के घूमे, भाग रहा हो, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण, एक चार्ज पार्टिकल, तो आवेशित कण वी वेग से थीटा कोण पर भागे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है F इजगल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो फॉर्मूला रट्टा मार लेना, F इजगल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, याद करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है क्यू क्यू क्यू, वो वी वेग से भागेगा, वी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, अब हमारे पास में मैंने कहा कि F इजगल टू है क्यू वी बी साइन थीटा, तो जो फोर्स जो है वो एक मिनट आपको साफ साफ दिख रहा है, प्रोपोर्शनल है चार्ज के, यानी कि जो पार्टिकल भाग रहा है उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसी चुंबकीय क्षेत्र में, इसी में ही दो पार्टिकल भागे सेम वेलोसिटी से, एक पार्टिकल ये भाग रहा है, ये दूसरा पार्टिकल भाग रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में दो पार्टिकल है, देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। मेरे पास में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है, ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, समान चुंबकीय क्षेत्र में है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, और सेम वेलोसिटी से, सेम वेग से भाग रहे हैं, सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं, और सेम एंगल पे भाग रहे हैं, सेम एंगल पे। यानी कि ये भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर एक प्रोटॉन हो, एक अल्फा पार्टिकल हो, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में हो, समान चुंबकीय क्षेत्र में हो, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, सेम एंगल पर, तो बताओ कि ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लगेगा, ज्यादा बल का अनुभव कौन करेगा, अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन, ये आपको बताना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ए सिलेंड्रिकल मेटल वायर इज रिफॉर्म्ड सो दैट इट्स लेंथ डिक्रीज बाय 20% विद नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। अरे बेटा मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया तो था आपको। देखो आपके पास में 20% का मतलब कितना होता है, 20% का होता है 1/5, 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, तो यानी कि आपने जो लेंथ है वो पहले से कितनी कर दी, 5 से 4 कर दी। भाई 20% होता है 1/5, तो वो कह रहा है कि 20% लेंथ कम कर दी गई है, तो यानी कि 5 से लेंथ कर दी 4, तो कितने गुना कर दी, यानी कि 4/5 गुना कर दी। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, या तो पेपर में बोल दे कि वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, या बोल दे कि तार को मेल्ट करके, तार को खींच के उसकी लंबाई बदली, तो आपको हमने क्या बताया था कि ऐसे केस में क्या करते हैं, तो लंबाई वाले केस में स्क्वायर कर देते हैं, तो 16/25 यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा पहले 16/25 गुना हो जाएगा, परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो 25 चौका 100, तो यानी कि 64% रह जाएगा। ये बताया था आपको हमने, ये करा रखा हमने क्वेश्चन परसेंटेज वाला, पीछे की सारी क्लास देखना आपको पता चल जाएगा, परसेंटेज वाला क्वेश्चन करा रखा हमने। यहाँ देखो, तो अब आप एक चीज देखना, ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं, ये कह रहा है कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों का वेग सेम है। ये देखो दोनों पर समान वेग है, हिंदी वाले समझ रहे हो ना, इतना इंग्लिश तो, समान वेग है दोनों का, दोनों समान कोण पर है, समान एंगल पर चल रहे हैं, समान कोण पर।